हिंदी साहित्य अनुरागी प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के ऐसे साहित्यकार के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ और विभाजन की त्रासदी को उन्होंने बखूबी झेला। उनकी जो संवेदनशीलता है विभाजन की त्रासदी के साथ बखूबी नज़र आती है उनके रचनाओं में। भीष्म साहनी का जन्म आप जानते हैं 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था और उनकी आत्मकथा आज के अतीत से हमें यह पता चलता है कि उन्होंने विभाजन की त्रासदी को बड़े करीब से देखा। आप जानते हैं भीष्म साहनी मशहूर अपने समय के मशहूर फिल्म एक्टर श्री बलराज साहनी के छोटे भाई थे और प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा लगाव रहा है। 1973 से 1986 तक प्रगतिशील लेखक संघ के वे राष्ट्रीय महासचिव भी रहे। इसके नाते भी और वैसे भी एक संवेदनशील व्यक्तित्व होने के नाते उनकी कहानियों में, उनकी रचनाओं में हमें एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिबिंब नजर आता है जो गरीबों के प्रति और समाज से हटे हुए, समाज से बिल्कुल कटे हुए जो वर्ग हैं उनके प्रति बड़ा संवेदनशील दिखाई देता है। अमृतसर आ गया कहानी ऐसी ही कहानी है जहां विभाजन की त्रासदी को जिन नेताओं के द्वारा और जिन वर्गों के द्वारा उस विभाजन को प्रायोजित किया गया था उसके अंतर्गत उनकी यह कहानी वास्तव में संज्ञाहीन मानवीय करुणा, अपदस्थ होती मानवीय गरिमा, संवेदनहीनता के चरम पर पहुंचे मानवीय मूल्यों की करुण गाथा है। क्रूरतम सांप्रदायिक सोच और मानवीय चेतना की जड़ता को तोड़ती हुई एक ऐसी कहानी है जिसे पढ़ते ही हम जो है अंदर तक सिक्त हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या सांप्रदायिकता इस हद तक हमारे ऊपर सवार हो चुकी है कि हम अपने साथी, जिन्हें हमने कभी अपने साथी होने का वचन दिया था, क्या हम उनके साथ इस प्रकार की संवेदनहीनता भी दिखा सकते हैं और उन्हें मौत के घाट पर उतार सकते हैं? तो आइए साथियों, हम इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी वास्तव में एक गाड़ी के सफ़र में शुरू होती है जब विभाजन की त्रासदी को झेला गया है एक बड़े वर्ग के द्वारा। तो अविभाजित पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो शरणार्थी हैं वो अपने अपने देशों में जा रहे हैं, जो वहाँ से विस्थापित हुए हैं। वर्ग विशेष के लोगों का पलायन दोनों देशों में हुआ है। ये उसी समय की बात है एक्चुअली। विस्थापन के बाद आप जानते हैं रोजगार की समस्याएं और अनेक समस्याएं मुंह बाए खड़ी रहती हैं, परंतु वो समस्याएं गौण हो जाती हैं। और किस प्रकार से सांप्रदायिक समस्या एक उभर कर विभाजन के बाद उसने जन्म लिया था, इस कहानी के माध्यम से भीष्म साहनी यही बताना चाहते हैं। लेखक वास्तव में उस गाड़ी में उपलब्ध है जिस गाड़ी की ये कहानी है। गाड़ी का सफ़र शुरू होता है और कहानी के केंद्र में एक गाड़ी है जो झेलम से होते हुए अमृतसर और दिल्ली तक पहुंचती है। वास्तव में इसके अंतर्गत जो पड़ाव है वो बड़े महत्वपूर्ण है। झेलम, वजीराबाद, हरिवंशपुरा और अमृतसर, ये 4 पड़ावों से होकर के गाड़ी चल रही है। और गाड़ी में जो सामान्य रूप से जो यात्री बैठे हुए हैं, लेकिन सब में एक तरह का खौफ है क्योंकि दंगे भड़के हुए हैं कहानी के अंतर्गत। दूसरी तरफ दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। लेखक स्वयं उस जश्न में शामिल होने के लिए गाड़ी में सवार है और इस कहानी का एक मूक दर्शक बनता है। आप देखेंगे त्रासदी की यह विभाजन की त्रासदी है। उस विभाजन की त्रासदी की भयावहता से अनजान यह उस जनता की कहानी है वास्तव में, जो स्वार्थपरक राजनीति और असंवेदनशील राजनेताओं के गलत निर्णय का शिकार हुई है। बस में जो सरदार जी बैठे हुए हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या जिन्ना साहब मुंबई में ही रहेंगे या पाकिस्तान जाकर बसेंगे। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लोग लगा रहे हैं कि साहब लाहौर विभाजन के बाद और गुरदासपुर ये भारत में रहेंगे या पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। कहानी में बताया जाता है कि मुस्लिम लीग की दलील है कि मुस्लिम लीग के अनुसार हिंदू और मुस्लिम अलग अलग दृष्टियां हैं, जबकि आप जानते हैं कितनी बड़ी विडंबना है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषण को झेला है और मिलकर ही उन्होंने हमारे हिंदुस्तान से ब्रिटिश हुकूमत को बाहर निकाला। जैसा कि मैंने बताया, कहानी में एक गाड़ी चल रही है
उस गाड़ी में काफ़ी यात्री बैठे हुए हैं और लेखक इसकी शुरुआत ऐसे करता है कि शायद झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नॉन रोटी के टुकड़े निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर मैं हंसी मजाक और मेरी बगल में बैठे बाबू को उस नॉन के टुकड़े को बढ़ाकर कहने लगा, काले बाबू ताकत आएगी, अम जैसा हो जाएगा, बीवी भी तेरे साथ खुश रहेगी। काले दाल कौर, तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। वास्तव में आप जानते हैं गाड़ी कहाँ से चली है? गाड़ी झेलम से चली है, जो कि हिंदू बहुल इलाका है, और अब आने वाला है वजीराबाद। तो वजीराबाद मुस्लिम इलाका है। पठान की चुहलदारी और चहक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पठान बाबू को मांस ऑफर करना चाहता है, और यहीं पर वो नहीं रुकता, आगे कहता है, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता है तो अपने हाथ से उठा ले, खुदा कसम बकरे का गोश्त है और किसी चीज का नहीं है। ऊपर के बर्थ पर बैठा पठान तो और भी चेक कर बोला, ओ खंजीर के दुम, इधर तुम्हें कौन देखता है? हम तेरी बीवी को नहीं बोलेगा। ओ तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। वास्तव में पठान के शब्दों में से हमें झलकता है कि जब हम निश्चिंतता और हमारे परिवेश में जब संपन्नता आ जाती है तो हम किस प्रकार से व्यंग्यात्मक और दिखावे में की शैली को अपना लेते हैं। गाड़ी में बैठे पठान यहीं पर नहीं रुकते, वो कहते हैं, ओ कितना बुरा बात है, हम काता है और तू हमारा मुंह देखता है। सभी पठान बड़े मगन थे। गाड़ी के डब्बे में बैठे एक सरदार जी तो इससे भी आगे बढ़ गए, यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं। स्थूलकाय सरदार जी बोले और बोलते ही खी करके हंसने लगे। अजलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसीलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते हैं, और कोई बात नहीं है। इस पर पठान देखिए क्या कहता है। जो अगला शब्द जो पठान बोला तो वहां पर महिलाओं के प्रति जो दयनीय स्थिति है महिलाओं की, और महिलाओं के प्रति जो पूर्वाग्रह लोगों में बसा हुआ है, उसका साफ साफ आकलन होता है। जरा ध्यान से सुनिए, ये टेक्स्ट में ऐसा कैसे ही पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनिए आप। मांस नहीं खाता है, ए बाबू तो जाओ जनाना डब्बे में जाकर बैठो, इधर क्या करता है? और फिर कहका उठे, सबके सब कहका उठे। लेखक भीष्म साहनी में बड़े ही सुंदर तरीके से दो घटनाओं के माध्यम से इस पूरी जो सांप्रदायिक रंग जिस प्रकार से इस कहानी में आया है और जिस प्रकार से हमें सोचने पर मजबूर करता है, जो व्यक्ति विशेष का जो मस्तिष्क है वो किस प्रकार से वर्ग विशेष में तब्दील हो जाता है, वो बताने की कोशिश की है। पहली घटना जब होती है जब मैले कुचैले कपड़े वाला एक व्यक्ति अपनी दुबली पतली पत्नी और बच्ची के साथ गठरिया और अपने साधन को समेटे हुए गाड़ी में घुसता हुआ चला जाता है, तो पठान उसे एक लात मार देता है। और क्यों लात मार देता है? क्योंकि वह जो इलाका है वास्तव में वजीराबाद आने वाला है, और वजीराबाद का अर्थ है कि वहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है, तो पठान उसे एक लात मार देता है और वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ जो है नीचे चला जाता है। वास्तव में दंगा कोई है नहीं, परंतु दंगे का सा वातावरण एक पैदा कर दिया गया है। यह कोई घटना नहीं है, परंतु कमजोर आदमी के हृदय में जो आग है वो भड़काने के जो साधन है वो चिंगारी यहाँ से उपलब्ध होती है। गाड़ी में एक और बात है, लेखक कहता है कि गाड़ी में चढ़ने तक ही लोग चिल्लाते हैं, लेकिन गाड़ी में जो व्यक्ति चढ़ जाता है, गाड़ी में चढ़ने के बाद वो उसका मालिक बन बैठता है, और नीचे से जो ऊपर चढ़ने वाले जो लोग हैं, क्योंकि जनरल डब्बा है, चढ़ने वाले जो लोग हैं उनके प्रति वह संवेदनहीन हो जाता है। अभी तक जो गिड़गिड़ाने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के लिए संवेदनहीन हो जाता है। इस प्रकार से मैं टेक्स्ट को इस घटना के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुने, कि मैले कुचैले कपड़ों और लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता हुआ दिखाई दिया। चिकट मैले कपड़े हलवाई की दुकान जैसे जैसे आया हो, वह लोगों की शिकायतों और आवाज़ों की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा था, और वह अपने संदूक और सामान के साथ घसीटता हुआ अंदर आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ। वह अपने पीछे किसी से कुछ कहे जा रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी महिला नजर आई, और एक 16-17 बरस की सांवली सी एक लड़की भी अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए ही जा रहे थे। वह आदमी पसीने से तरबतर
और हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों से बंधी हुई खाट भी अंदर धकेले जा रहा था। टिकट है साहब मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ। इस पर डिब्बे में बहुत से लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ यहाँ से, इधर तुम्हारे लिए जगह नहीं है। और पठान ने आओ देखा ना ताओ और उस मुसाफिर की एक लात जमा दी। लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे पर जा लगी और वह हाय हाय करती हुई वहीं पर बैठ गई। आगे लेखक कहता है कि उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने का वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर डिब्बे में एक मौन सा छा गया था। खाट और पाटियों के चढ़ाने के बाद बड़ी बड़ी गठरियां आई। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चूक गई। निकालो, अरे कौन है ये बदमाश। पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे से नीचे धकेल दिया। वास्तव में यह कहानी हमें बताती है कि हमारी जो मानवीय करुणा है और मानवीय संवेदना है वो किस प्रकार से अपदस्थ होती जा रही है। उस पठान ने हाथ बढ़ाकर चिल्लाकर आगे बढ़कर खाट की पाटियां और गठरियां बाहर फेंक दी। उसके पीछे जब ये सारा नज़ारा उस व्यक्ति ने देखा तो उसके पीछे जो उसकी व्याकुल बेटी और उसकी पत्नी थी, दोनों ने अपने कलेजे पर हाथ रखकर बड़ी परेशानी से वह रोने लगी। साथियों, वहाँ एक बुढ़िया भी बैठी हुई है। यह बुढ़िया वास्तव में मानवीय करुणा का प्रतीक है, जिसकी आवाज़ सांप्रदायिक तनाव में बिल्कुल अनसुनी कर दी जाती है। वह बुढ़िया ये सारा दृश्य देख करके कहती है, जब उस मूंछों वाले व्यक्ति को पठान द्वारा गाड़ी से उतार दिया जाता है तो वह बुढ़िया बड़े करुण सुर में कहती है, बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची और एक महिला के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उसे उतार दिया। साथियों, आप जानते हैं वजीराबाद की घटना है। कुछ देर के बाद अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो वहां सन्नाटा था, कोई परिंदा भी नहीं पंख फड़फड़ा रहा था। परंतु एक अजीब सी घटना लेखक यहाँ पर घटनाक्रम को लेकर आता है कि एक भिस्ती पीठ पर पानी की अपनी मशकल को लादे और प्लेटफॉर्म लांघकर आता है और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगता है। साथियों, ये जो भिस्ती है, भिस्ती के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि विकास की प्रक्रिया में जो लोग पीछे छूट चुके हैं और इन्हीं लोगों में मानवता अभी बाकी है। अन्यथा जो लोग इस विभाजन के बाद जो विकास कर रहे हैं लोग और जो आगे बढ़ गए हैं, उनमें शायद मानवीय करुणा और मानवीय मूल्य समाप्त होते जा रहे हैं। वजीराबाद आने पर बाबू के चरित्र में एक और परिवर्तन देखने को मिलता है। वह दोनों सीटों के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पर लेट जाता है। वास्तव में बाबू की जो चुप्पी है वो वास्तव में एक भयावह और डर की चुप्पी है। क्योंकि वजीराबाद आ गया है तो पठानों की जो मस्ती है वो और बढ़ चुकी है। पठान उस बाबू से कहते हैं, ओ बेगैरत, तुम मर्द है कि औरत है? सीट से उठकर नीचे लेटता है। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डिब्बे में जाओ। बाबू वास्तव में गाड़ियों के बीच जो जगह, स्लीपर्स के बीच जो जगह है, वहाँ क्यों लेट गया है? वह वहाँ पर उठकर अपनी सीट से उठकर फर्श पर जो लेटा है, शायद उसे डर था कि बाहर गाड़ी पर पथराव हो सकता है या गोली चल सकती है, और इसी कारणवश खिड़कियों के पल्ले भी वहां पर चढ़ाए जा रहे थे। वास्तव में परिवेश के माध्यम से और स्थितियों के माध्यम से लेखक ने यह जताने की कोशिश की है कि वजीराबाद आते ही जो उसके खिड़कियों के पर्दे चढ़ाए जा रहे थे और उनके जो पल्ले हैं उनको बंद किया जा रहा था। ये वहाँ के जो भयावहता का आकलन करती है ये जो परिस्थितियाँ हैं। अगला स्टेशन शायद अमृतसर है। गाड़ी चली जा रही है, चिंगाड़ती हुई अपनी ही गति से गाड़ी चली जा रही है और किसी ने बताया कि अमृतसर आ गया है। यह देखते ही बाबू में एक अजीब सा परिवर्तन आया। शहर आ गया है। वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया, अमृतसर आ गया है। उसने फिर से कहा और उछलकर खड़ा होकर ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके वो चिल्लाया, ओ वे पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ की, नीचे उतर, उस पठान बनाने वाले की मैं। वास्तव में बाबू के अंदर ये जो जोश है, बाबू के अंदर ये जो शब्द
उसके अंदर आए हैं, उसके अंदर जो इस तरह के जो परिवर्तन आया है, वह परिवर्तन वास्तव में उसकी निश्चिंतता का प्रतीक है, उसकी जो मानसिकता है उसका प्रतीक है। अमृतसर वास्तव में बाबू की जो निश्चिंतता है उसे दर्शाता है। इस कहानी के शीर्षक को देखें तो कितना सार्थक है कि अमृतसर आ गया है। वास्तव में अमृतसर आ गया है, यह उस भावबोध का प्रतीक है कि जब बाबू ये मानता है कि यस, अब दंगई की जा सकती है, अब दंगे भड़काए जा सकते हैं और दंगों में हमारा ऊपर का पलड़ा भारी रहेगा। जो अमृतसर आ गया है, ये बिल्कुल सार्थक सटीक शीर्षक है। जब पठान की नींद खुली तो पठान बोला, ओ क्या है बाबू, हमको कुछ बोला। नीचे उतर, तेरी मैं हिंदू औरत को लात मारता है हरामजादे, तेरी उस। ओ बाबू बकर बकर नहीं करो, ओ कंजर के तुकम, गाली मत बको, हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जबान खींच लेगा, गाली देता है मादर। बाबू चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था। बस बस बाबू, सरदार जी बोले, यह लड़ने की जगह नहीं है, थोड़ी देर का सफर और बाकी है, आराम से बैठो। अमृतसर आ गया, यहाँ पर एक नाटकीय परिवर्तन बाबू के अंदर आता है। बाबू वहां से चुपचाप चला जाता है। लेखक उस पूरे घटनाक्रम को बड़े गौर से ऑब्जर्व कर रहा है। बाबू वहां से चला जाता है और बाहर जाते ही बड़े रोष में और बड़े आक्रोश में लाल पीला होकर बाबू जाता है। और जब वो वापस आता है तो उसके हाथ में एक छड़ है, लोहे की छड़ है। वह इधर उधर देखकर बाबू लोहे की छड़ को सीट के नीचे रख देता है, परंतु लेखक इस घटनाक्रम को नोट कर लेता है। थोड़ी ही देर में अमृतसर के बाद जो स्टेशन आता है, वहां का घटनाक्रम एक अलग रंग ले लेता है। दरवाजे पर फिर से किसी के लाठी पटपटाने की आवाज आती है। खोलो जी दरवाजा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। वह आदमी हाँफ रहा था, या खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा लेखक ने देखा बाबू हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की से मुंह बाहर निकाल कर बोला, कौन है? इधर जगह नहीं है। वास्तव में यह आदमी वह था जिसने बदरंग कपड़े पहने हुए थे और उसके लंबी लंबी दाढ़ी थी। गाड़ी के साथ साथ उसके साथ उस व्यक्ति के साथ एक औरत भी भागे जा रही थी नंगे पांव, और उसने 2 गठरियां ले रखी थी। बोझ के कारण उससे दौड़ा भी नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुंह करके बोल रहा था, आजा आजा, तू भी आजा, कोशिश तो कर, चढ़ जाएगी। इस प्रकार से नहीं है जगह, बोल दिया उतर जाओ गाड़ी पर से। बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक कर उसने दरवाजा खोल दिया। या अल्लाह, उस आदमी के अस्फुट से शब्द सुनाई। दरवाजा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली, और उसी वक्त लेखक देखता है, लेखक बड़ा गहनता से बाबू को देख रहा है। उसी वक्त लेखक ने बाबू के हाथ में एक छड़ को चमकते हुए देखा, एक ही भरपूर वार, और बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर दे मारी उस छड़ को। और वो छड़ लगते ही लेखक कहता है कि मेरी तो टांगें ही लरज गई। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर ही नहीं हुआ है, जबकि छड़ का जो वार था बड़ा सख्त था। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडहरे को पकड़े हुए थे। जो रेल का डंडहरा है, रेल का जो डंडा है पकड़ने का, उसको पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी खिसट कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। साथ ही ये जो प्रसंग है बड़ा मार्मिक है, और इस प्रसंग को अधिकांश परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। कितनी मार्मिकता के साथ और कितनी विचारशीलता के साथ और कितने बिंबों के साथ इसको लिखा है। हूबहू चित्रण जो किया है लेखक ने, वो काबिल तारीफ है। देखिए आगे क्या होता है। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ी। मुझे उसके खुले होंठ और चमकते दांत नजर आए। वह 2-1 बार या अल्लाह कहकर बुदबुदाया और फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर एक बार देखा, अधमुंधी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती सी जा रही थी और बाबू को पहचानने का प्रयास कर रही थी कि यह कौन है और उसने किस अदावत का बदला लिया है। इस बीच अंधेरा कुछ और गहरा गया। उसके होंठ फिर से फड़फड़ाए और उनमें सफेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया है और वास्तव में केवल क्षय के कारण ही होठों में बल पड़ने लगे थे।
लेकिन ऐसा नहीं था। तभी सहसा डंडहरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे जा गिरा। उसके गिरते ही औरत ने भी, जो उसके पीछे भाग रही थी, भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफर एक साथ ही खत्म हो गया हो। मानो वह व्यक्ति बाबू को एक तरफ कह रहा हो कि तुमने किस अदावत का बदला लिया है, और दूसरी तरफ वह अपनी पत्नी से कह रहा हो कि शायद ये जो सफर था हमारा आज यही अंतिम सफर था। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बुत सा बना खड़ा हुआ था। उसके बाद जो हुआ वह नोटिस करने लायक है कि बाबू एक भीषण मुस्कान के साथ, विभत्स मुस्कान उसके चेहरे पर एक नजर आई। तब सरदार जी के चेहरे की ओर वो देखता रहा और सरदार जी ने भी कहा था कि बड़े जीवट वाले हो। वास्तव में ये कहानी धार्मिक और सांप्रदायिक पुरातनपंथी जो अवधारणाएं हैं वो कब्रगाहों से निकल करके कब हमारी मानसिकता पर सवार हो जाती हैं और कब अपने बाहुपाश में हमें बांध लेती हैं, या उस आत्मघाती प्रवृत्तियों को उजागर करती है। बाबू और पठान वास्तव में एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति विशेष का या एक व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु ये कब एक वर्ग में तब्दील हो जाते हैं इसका भी पता परिस्थितियों के अनुसार कभी भी नहीं चल पाता है। कल तक हम जिन्हें आत्मीय समझते थे उनसे विश्वासघात करने और उन्हें वतन छोड़ने के लिए मजबूर करने की ये कहानी है। क्रूरतम सांप्रदायिक परिस्थितियां, मानवीय चेतना की जड़ता और मानवीय करुणा और संवेदनहीनता की यह कहानी है। साथियों, जैसे मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि लेखक स्वयं उस गाड़ी में यात्रा कर रहा था और इसीलिए उसने यह कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी है, और लेखक स्वयं इस कहानी का स्टेप बाय स्टेप अपने आंखों से वो नज़ारा जो देखता है वह बताता रहता है। कहानी हमें ये भी बताती है कि परिवेश के उन्माद से व्यक्ति कब पशु बन जाता है। बाबू की विभत्स मुस्कान उन्हीं पार्श्विक वृत्तियों के बारे में हमें सूचित करती है। यहाँ पर एक बात और देखने वाली है साथियों कि वजीराबाद मुस्लिम बहुल इलाका है, जबकि अमृतसर हिंदू बहुल और सिख बहुल इलाका है, जहाँ पठान हिंदू स्त्री को लात मारता है वजीराबाद के पास, वहीं बाबू उसका बदला ले लेता है अमृतसर में आने पर। बाबू भी दुबले पतले व्यक्ति को जैसे धक्का मारता है और उसके अंदर जो ऊर्जा का जो संचार होता है वास्तव में वह सामूहिक सोच का द्योतक है। साथ ही यहाँ पर एक बात और विशेष ध्यान रखने वाली है कि वजीराबाद में पठान ने जिस महिला के कलेजे पर लात मारी थी वह वास्तव में एक उसका संबंध हिंदू परिवार से था, क्योंकि जो व्यक्ति गाड़ी में चढ़ा है वह लंबी लंबी और मूछें लिए हुए। लेखक ने बड़ी चालाकी से इन परिवेश को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है, स्पष्टता से उजागर किया। वहीं पर जब दूसरी तरफ बाबू अमृतसर आने पर किस प्रकार से छड़ से उस गरीब व्यक्ति के ऊपर प्रहार करता है, वास्तव में वह व्यक्ति मुस्लिम व्यक्ति है, क्योंकि उसकी लंबी लंबी दाढ़ी है। लेखक ने फिर यहाँ पर अपनी चालाकी और विद्वता का परिचय दिया है कि यहाँ पर जो लंबी लंबी दाढ़ी है वह मुस्लिम परिवेश का व्यक्ति है, और चूंकि यह हिंदू व्यक्तित्व है, और हिंदू व्यक्तित्व ही नहीं है बल्कि यह एक वर्ग बन चुका है। बाबू जो है एक हिंदू वर्ग का प्रतीक बन चुका है। इस प्रकार से मानवीय करुणा और मानवीय मूल्यों की चेतना को छोड़कर के व्यक्ति इन दंगों में किस प्रकार से एक राक्षस का रूप, एक पशु वृत्ति का रूप ले लेता है, यह इन्होंने इस कहानी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार एक अमृतसर जो जगह से और उसके जो वर्ग से जुड़ी हुई जो जगह है, किस प्रकार वह उसके अंदर एक सांप्रदायिक सामूहिक शक्ति बनकर वो उसकी चेतना को नष्ट कर देता है और उसको विवेकहीन बना देता है। तुम बड़े जीवट वाले हो बाबू, इन शब्दों का सरदार जी द्वारा कहा जाना वास्तव में सरदार जी की संवेदनशीलता को तो दर्शाता ही है, बल्कि उनकी निश्चिंतता और मानवीय करुणा के अपदस्थ होने को भी दर्शाता है। साथ ही विडंबना ही है कि जब कहानी का प्रारंभ होता है तो वहाँ की बातचीत से यह भी पता चलता है कि साधारण व्यक्ति को यह पता ही नहीं है कि जिस जिन्ना के चलते ये पाकिस्तान बना है वो जो जिन्ना अभी मुंबई में रहेंगे या पाकिस्तान में रहेंगे,
इसी तरीके से लाहौर और गुरदासपुर का भी पता नहीं है। वास्तव में ये जो जनता जिसे बिल्कुल निरपेक्ष है, इनके भयावहता से, इनकी त्रासदी से जो निरपेक्ष है, उसी को सबसे ज़्यादा विभाजन का दर्ज या विभाजन का जो दर्द है वो सहना पड़ता है। अंत में साथियों एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो जीवन के अनुभव और हमारे मूल्यबोध हैं वही हमें इंसान बनाते हैं। पृष्ठभूमि, हमारे पीछे जो पृष्ठभूमि है वही हमें विवेकशील और विवेकहीन भी बनाती है। इस कहानी की शैली आत्मकथात्मक भी है और संकेतात्मक पद्धति में इस कहानी को कहा गया है। सूचनात्मक जो घटनाएं इस कहानी में आती हैं उस घटनाओं के माध्यम से ही कथा तत्व आगे बढ़ता है। बाबू का उपहास उड़ाना, वजीराबाद के आसपास बाबू का उपहास उड़ाना और उसी बाबू का बाद में आगे अमृतसर के आसपास अमृतसर आने पर और उस बाबू में एक अलग सी जो जीवटता आ जाती है, जो शक्ति उसके अंदर आ जाती है, उसको आ जाने का अर्थ है कि परिस्थितियां और जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार से जो है वर्ग में बदल जाते हैं, ये व्यक्ति को पता नहीं चल पाता है। और इसी सांप्रदायिक पृष्ठभूमि के चलते व्यक्ति न रहकर एक कौम में बदल जाता है। दंगे या सांप्रदायिक जो चीज़ें हैं वो हमें एक व्यक्ति को व्यक्ति न रह करके एक वर्ग व्यवहार में तब्दील कर देती है। हिंदी साहित्य प्रेमी अगर इसकी समता करना चाहें तो आगे की कहानी शरणदाता से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अंतर यह है कि यहाँ कोई भी हिंदू महिला, उस हिंदू महिला को जिसको हिंदू पुरुष को बाहर निकाल दिया जाता है और उस महिला को बचाने कोई नहीं आता है। हिंदू महिला को और जो मुस्लिम पुरुष है, इन दोनों को बचाने के लिए कोई जैबू वहाँ पर नहीं आती है। वास्तव में आत्मकथा शैली में लिखी ये कहानी बड़ी अद्भुत है। शब्दों का जो संचयन है बड़ा अद्भुत है। बड़े सुंदर बिंबों के साथ कहानी आगे बढ़ती है। खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाना और गाड़ी चिंगाड़ती हुई आगे बढ़ जाना, तो इस प्रकार की चित्रात्मकता है। आप कहानी पढ़ेंगे तो बिल्कुल आनंद में सराबोर हो जाएंगे। और ये कहानी इतनी मार्मिक है कि आप जो है ना, आपके अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन करने की क्षमता ये कहानी रखती है। वास्तव में इन कहानियों के माध्यम से हम अधिक संवेदनशील बनते हैं, समाज के प्रति अधिक जवाबदेह बनते हैं और समाज में वर्ग भेद को समाप्त कर एक मानवीय संवेदना को महसूस करते हैं। तो साथियों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके। और अगर आपको कहानी सही लगी है तो आगे किसी और कहानी के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।